मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज दिनांक 24/7/2020 आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 110 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हम टारगेट रखते हैं 120 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें मध्य प्रदेश का भी नाम दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में हमारा धौलपुर जिला है जो इन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर सीमा बनाता है, यह भी दो राज्यों के साथ बनाता है, हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश, ये दो नाम आपको याद रखना है। तथा हनुमानगढ़ जिला भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यह पंजाब व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा से भी आपको याद रखना है, यह भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश प्लस गुजरात के साथ। इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है तथा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर होता है, वह कौन से जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं? तो हमारा भरतपुर, हनुमानगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा, ये चार जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वह कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है तथा अंतर्राज्य सीमा पर भी स्थित है? आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और जो हमारे राज्यों के साथ सीमा लगती है, इन राज्यों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 9, कमेंट करके बताओ मुझे। तथा अगर सभी की सीमाएं आपको याद है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए है। जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है आप उसमें लिखते चलिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भीलवाड़ा अजमेर जयपुर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग का अंग है? प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। बीएसटीसी वाले तथा राजस्थान पुलिस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो जिले हैं ये किस भौतिक प्रदेश का भाग है। यह जिले अरावली पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। अब अरावली का भाग कैसे है, आपको मैंने अरावली के 13 के 13 जिले बताए थे तथा उन 13 जिलों में इनका नाम आता है नहीं आता है, एक बार चेक जरूर कर लेना। आपको 13 के 13 जिले कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी आप मान सकते हैं कि आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। जैसे अरावली की बात कर लें तो अरावली की कुल लंबाई यह गुजरात से लेके दिल्ली तक की इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और उसके साथ साथ अरावली का 80% भाग यह हमारे राजस्थान में स्थित है। क्या कह रहे हो, 13 के 13 जिले बता दूं? वीडियो को लाइक कर दोगे? चलिए 13 के 13 जिले आप लोगों को बताता हूं, किस प्रकार से याद करना है वो सारी चीज़ें बताता हूं। एक लाइक जरूर कर देना। हमने अरावली जब पढ़ा था तब अरावली हमारे राजस्थान के 13 जिलों में स्थित है। यह सिरोही से स्टार्ट होती है और झुंझुनू से दिल्ली में प्रवेश करती है। तो हमें ये 13 जिले कैसे याद करने थे? मैंने आपको कहा था 4-4 जिलों का सेट बना लीजिए। 3 सेट हमें याद करने हैं, फिर एक जो जिला बचेगा वो हम अलग निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जिला झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, ये हो गया 4 का एक सेट। फिर उसके बाद हमें याद करना है नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये 4 सेट आपने याद कर लिया। फिर उसके बाद अगला सेट है हमारा डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। इस प्रकार से याद कर लो और एक वो जिला बच जाता है, उसका नाम है पाली जिला। पाली जिला से हमें क्या याद रखना है? यह जिला ऐसा है जिसके साथ हमारे 8 अन्य जिलों की सीमा लगती है, सर्वाधिक जिलों की सीमा लगने वाला जिला है। तथा पाली से हमें याद रखना है सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ पाली से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए रखे हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं जब आपको भूगोल पढ़ा रहा था तब मैंने अभी वनस्पतियों का टॉपिक डिस्कस किया है, उसी के आधार पर मैंने ये प्रश्न रखा था। मरुस्थल में सेवण यह एक घास का प्रकार है, यह मरुस्थल में लाठी सीरीज के आसपास पाई जाती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तथा धामण यह भी एक घास का प्रकार है, यह भी मरुस्थल में ही पाया जाता है। और बबूल के पेड़ यह भी मरुस्थल में पाए जाते हैं, लेकिन धनिया यह मरुस्थल में नहीं पाया जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धनिया। तो फिर अब धनिया कहाँ पाया जाता है? तो धनिया से आपको याद रखना है सर्वाधिक धनिया बोया भी जाता है तो झालावाड़ में, और सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है तो भी झालावाड़ में। कोई आपको 12 बताए तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि वहाँ से सिर्फ लहसुन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और मसालों का उत्पादन भी अगर पूछा जाए तो यह 12 जिलों से होता है। और लहसुन की मंडी भी 12 जिले में ही स्थित है। आप मुझे बताओ वह मंडी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अभी मैं आपको आज शाम से मैं आपको वन्य जीवों से संबंधित पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, फिर हम डिटेल में तो बात करने ही वाले हैं। शाम वाली वीडियो देखना भी मत भूलिए। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यह है हमारा जैसलमेर वाला अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य जैसलमेर में स्थित है। तथा इसका क्षेत्रफल कितना है हमें याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसीलिए यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य बन गया है। अब सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? सरिस्का अभयारण्य हमारे अलवर जिले में है, तालछापर चूरू जिले में है। क्यों प्रसिद्ध है यह? कुरंजा पक्षी तथा काले हिरण। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं? कुछ गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब रख सकते हो। तथा नाहरगढ़ का अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। और नाहरगढ़ से मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसे जैविक उद्यान कब बनाया गया? आप सभी को पता होगा यह राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बनाया गया है, लेकिन मेरा प्रश्न है इसे कब बनाया गया? अगर आप लोगों को पता है तब आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर नहीं पता है तो शाम वाली वीडियो के लिए इंतजार करिए, वहां पर मैं आपको वन्य जीवों से संबंधित बात करने वाला हूं। आज हम बेसिक बात करेंगे, लेकिन सभी अभयारण्य 26 के 26 और 3 जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अभी अरावली से हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी और अरावली से ये वापस एक और प्रश्न आ गया, क्योंकि अरावली से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अगर आप लोगों को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। तथा अरावली जो राजस्थान के 13 जिले कवर करती हैं, उसमें हमें याद रखना है सबसे कम कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसी के साथ साथ सबसे निचली चोटी कौन सी है। सारी चीजें मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखी है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका वहां से टॉपिक क्लियर हो जाए और फिर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे कम जो अरावली है यह उदयपुर जिले में है। बिल्कुल सही नहीं, यहाँ तो सबसे ज्यादा है। अरावली अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा किस जिले में है तो उदयपुर जिले में यह सबसे ज्यादा है। और अजमेर जिले में बिल्कुल सही आंसर सबसे कम है अरावली। अब अरावली अजमेर में है। अजमेर में कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं मुझे बताओ? तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, तथा उसके साथ साथ और कौन सा दुर्ग है? गढ़ बीटली दुर्ग। इसी का नाम तो तारागढ़ दुर्ग रखा गया है, कंफ्यूज मत होना। गढ़ बीटली दुर्ग, इस दुर्ग का नाम ही तारागढ़ दुर्ग रखा गया है। किसने रखा था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार का नाम सुना होगा आपने। क्या होता है, 16वीं शताब्दी में यह अपनी पत्नी ताराबाई के साथ इस दुर्ग में आता है और इस दुर्ग की मरम्मत करवाता है, इसीलिए इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम से तारागढ़ दुर्ग नाम रख देता है। उसके बाद यहाँ पर किसने अपना जीवन बिताया है? तो हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध रानी रूटी रानी, जिनका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तथा अकबर का किला कहाँ पर बना हुआ है कमेंट बॉक्स में बताओ। और अकबर के किले से हमें क्या याद रखना था? अकबर के किले में ही हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तथा हल्दी घाटी से हमें एक और बात याद रखना है, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना में मान सिंह का साथी कौन था? कमेंट करके बताओ, क्योंकि योजना बन रही है। योजना कभी भी एक आदमी नहीं बनाता, 2 या 3 आदमी चाहिए होते हैं योजना के लिए। इसीलिए मान सिंह प्रथम का साथ देने वाला वह व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताओ। तथा अगला एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि अकबर की मस्जिद कहां पर स्थित है? कमेंट करके बता सकते हो आंसर सारे के सारे। अगर नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखी है। एक बार उन सभी चीजों को जरूर देखिए, इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शेखावाटी क्षेत्र के कुओं को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी वाले, इस प्रश्न को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ के कुओं को क्या कहा जाता है, वहां के कुओं को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न से आज आप 3 प्रश्न क्लियर कर लोगे। पूरा प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। शेखावाटी के पूछा गया है तो शेखावाटी में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। और एक बात बता देता हूं, अब समझ लो ये कुआ है, इसे तो हम शेखावाटी में जोहड़ कहेंगे, लेकिन इसका जो सबसे निचला तल है इसे चाबी कहा जाता है। टॉपिक क्लियर हो गया? सबसे निचले तल को चाबी कहा जाता है। और अब जो ये 2 नाम है ना, सेजा और बेरा, इसमें से जो मेवाड़ के कुएं हैं उन्हें सेजा कहा जाता है, और जो ढूंढाड़ के कुएं हैं मतलब हमारे जयपुर के साइड के, उन्हें बेरा कहा जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई? अपने पास कहीं नोट कर लीजिए तथा इसे पढ़ते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मतलब सबसे नमक वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे जालोर और बाड़मेर। मैंने एक बाड़मेर की आपको झील पढ़ाई थी जो राजस्थान की सबसे खारी झील है। कमेंट करके बताओ उस झील का नाम क्या है जिस झील में NaCl की मात्रा 98% तक पाई जाती है। अब तो आपको याद आई गई होगी वो झील, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। तथा उसी के साथ साथ 1-2 प्रश्न और आपसे पूछे जाते हैं, जैसे विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? कमेंट करके बताओ। था उसी के साथ साथ राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तब हम आंसर लगाएंगे सांबर झील, क्योंकि बड़ी पूछा है, खारी नहीं पूछा।
एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, अगर आप लोगों से पूछे सबसे बड़ी खारी पानी की झील तो ये चीज़ अलग है, और यही पूछे कि सबसे खारी झील तो ये अलग है। इनमें आंसर आपको दोनों अलग अलग देना है। पहले वाले में सांभर देना है और दूसरे वाले में पंचपदरा झील देना है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे दोनों। अगर क्वेश्चन समझे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, नहीं समझे हैं तो भी कमेंट करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं फिर से आपको ये टॉपिक समझा दूंगा। अब तित्तोड़ नागौर कोई संबंध नहीं। नागौर से हमें याद रखना है कि यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, तथा उसी के साथ साथ कौन कौन सी झीलें हैं, डीडवाना झील है और कौन कौन सी झीलें, मुझे कमेंट करके बताओ। और उसके साथ साथ हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी एक झील पाई जाती है, बताओ कौन सी झील है। जो सर्वाधिक निचली झील है वो हनुमानगढ़ में पाई जाती है, और सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील यह हमारे सिरोही में पाई जाती है, जिस झील का नाम क्या है, नक्की झील। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था इस झील को, ऐसी मान्यता है, वरना तो ये प्राकृतिक झील ही है। उसके साथ साथ एक और चीज हमें याद रखनी थी कि गरसियों की पवित्र झील मानी जाती है नक्की झील, क्योंकि यहाँ पर यह अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं, इसीलिए इनकी पवित्र झील मानी जाती है। इसके अलावा हमारे राजस्थान सरकार ने 2 पवित्र झीलें बनाई हैं। पहली कौन सी, राजसमंद झील, तथा दूसरी कौन सी, पुष्कर झील। बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। स्क्रीन पे सिर्फ 15 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मौखिक मेरी तरफ से आपको एडिशनल 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपके पूरे दिन के 15 + 20 मतलब 35 से भी अधिक क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो रहे हैं। वीडियो को रोज देखा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन रोज और निरंतर पढ़ना है, इसीलिए 15 ही क्वेश्चन होते हैं। वीडियो भी छोटी होती है, इन्हें आप देख सकते हो तथा शेयर भी कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पर टाइगर है, इसे आप थोड़ा ठीक कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्रों में किया गया। अब टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में सबसे पहले कहाँ बनाया गया, तो सरिस्का नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तीसरा है या दूसरा है, कमेंट करके बताओ, तीसरा या दूसरा। पहला बनाया गया, बिल्कुल सही, रणथंभौर को पहला टाइगर रिजर्व पार्क बनाया गया यहाँ पर। अब मैं आप लोगों से शाम की वीडियो में रणथंभौर से संबंधित संपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाला हूँ, तो शाम की वीडियो जरूर देखें। तथा मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, कमेंट करके बता सकते हो। अगर नहीं पता है तो शाम वाली वीडियो का वेट करिए, वहां पर आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तथा उसके साथ हमें क्या याद रखना है, जैसे मुकुंदरा ये कहाँ पर बना हुआ है, तो यह कोटा में सर्वाधिक है। तथा उसके साथ साथ हमें याद रखना है इसका जो टाइगर रिजर्व है ये अन्य 4 जिलों में फैला हुआ है। हम सभी जिलों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एक चीज याद रख लो अभी के लिए कि मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो इसे घोषित किया गया था 2012 में, और 2013 में यहाँ पर बाघ संरक्षण परियोजना लागू की थी। उसके बाद केवलादेव धनापक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो ये भरतपुर में स्थित है, और इसे भी कब घोषित किया गया, तो इसे 1981 में घोषित किया गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। और यूनेस्को से मैं आपको हर बार कहता हूं 2 चीज याद रखनी है। पहला, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस। और मुझे बताओ पेरिस कहां पर है, यह पेरिस हमारे झालावाड़ जिले में स्थित है या कहीं और है, कमेंट करके जरूर बताओ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पाली जिला का रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कहीं नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। तथा आप इस रणकपुर जैन मंदिर से जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो अपने पास कहीं नोट कर लो, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो मैं ही पूछना चाहूंगा आपको कि यह मेवाड़ के किस शासक के काल में बना था तथा इसको किसने बनाया। दोनों आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा यह मंदिर मथाई नदी के किनारे है, पाली में बना हुआ है, मतलब जवाई मत लगा देना, जवाई सबसे पहले आपको यही नाम आएगा। जवाई नदी पाली में बहती है और इस पर जवाई बांध बना हुआ है पाली में, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। उसके साथ साथ यह पश्चिम का जल भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। और मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था इस बांध की नींव किसने रखी थी, तो महाराजा उम्मेद सिंह ने इस बांध की नींव रखी थी। कब रखी थी आप कमेंट करके बताओ। तथा लूणी नदी से हमें क्या याद रखना था, अजमेर, नाग पहाड़ी, सारी चीजें याद आ रही है। 6 जिलों से बहती है, कौन कौन से 6 जिले, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तथा राजस्थान की और अन्य ऐसी कौन सी नदियां हैं जो 6 जिलों से बहती है, तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, चंबल, बनास, लूणी। एक ही साथ याद कर लो तीनों के तीनों नाम, और कौन कौन से जिलों से बहती है मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी नदियों की वीडियो मिल जाएगी, एक बार उसे जरूर देखिए। तथा सुकड़ी नदी से आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सुकड़ी नदी, यह नदी भी पाली से ही निकलती है, तथा इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है बाकली बांध। आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इस चीज को, इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट कर लो कहीं ना कहीं। बाकली बांध यह सुकड़ी नदी पर बना हुआ है, तथा कहां पर बना हुआ है, तो यह जालोर जिले में बना हुआ है। जालोर
जालोर में ही सांचौर स्थित है। और सांचौर में क्या है? गोगा जी की ओड़ी बनी हुई है। तथा उसके साथ साथ हमें याद रखना है सांचौर को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। राजस्थान का शिमला कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, या फिर राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ याद रखनी थी कि जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था, कमेंट करके बताओ। तथा ये किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? यह कानड़देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। कानड़देव चौहान सुनते ही आपको दो नाम याद आ जाने चाहिए, एक तो वीरम देव जो इसके बेटा था, वीरम देव के साथ आपको नाम याद आ जाना चाहिए फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। दोनों की लव स्टोरी मैंने अच्छे से समझा रखी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। और फिरोजा की मस्जिद कहाँ बनी हुई है, आप कमेंट करके बताओ। इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर जानकारी से मदद हो रही है तो आप इसे अपने एक दोस्त में भी शेयर करिए, ताकि जिस प्रकार आपकी मदद हुई है उस प्रकार उसकी भी मदद हो और हमारा यूट्यूब परिवार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता रहे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब एक चीज समझ लो, राजस्थान में पूर्व का द्वार, उत्तर का द्वार, पश्चिम का द्वार तथा दक्षिण का द्वार ये दुर्गों को ही माना जाता है। तो यह भरतपुर दुर्ग को माना जाता है। अब आपको अगर उत्तर का पूछ ले तब उत्तर में हमारे कौन सा दुर्ग स्थित है, बताओ मुझे। बटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़, नाम याद आ गया बटनेर का दुर्ग से। बटनेर पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तथा हिंदू महिला के साथ साथ मुस्लिम महिला के भी जौहर के प्रणाम मिले हैं। उसके साथ हमें याद रखना था इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले। तथा इसी के साथ साथ पश्चिम का अगर प्रहरी पूछ ले तो पश्चिम का प्रहरी कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। का निर्माण किसने किया था? तो जेतसी ने किया था। कब किया था, कमेंट करके जल्दी बताओ। तथा इसमें कितने बुर्ज है? यह राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज पाए जाते हैं इस दुर्ग में। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जैसलमेर के दुर्ग में कितने बुर्ज स्थित हैं, तो 99 बुर्ज स्थित हैं। तथा एक बात और बताओ कि जैसलमेर में अर्धशाखा कब हुआ? बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया था जब मालदीव से संबंधित हमने बातें की थी। अब मुझे बताओ कि यह अर्धशाखा कब हुआ, किस शासक के काल में हुआ? सारी चीजें आप कमेंट करके बता सकते हो। और अर्धशाखा का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी शाखा कब पूरा होता है? जब वहां पर केसरिया हुआ हो और जौहर हुआ हो। तो ये दोनों चीजें जब होती है तब हमारा एक शाखा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर लिखा ही गया है अर्धशाखा, मतलब दोनों में से एक चीज नहीं हुई है। कमेंट करके बताओ कि जैसलमेर के अर्धशाखा में जौहर नहीं हुआ या केसरिया नहीं हुआ। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी कमेंट किसी और की मदद कर सकती है। अगर उसे ये जानकारी नहीं पता होगी तब वो आपकी कमेंट पढ़ेगा और इस चीज़ों को समझ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ। जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता है कमेंट करते चलिए। उसके बाद अगर दक्षिण का आप लोगों को पूछ ले तो दक्षिण में हम बताएंगे दक्षिण में चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है और इसीलिए इसे दक्षिण का प्रहरी कहा जाता है। और पूर्व का प्रहरी जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भरतपुर का दुर्ग बना था। भरतपुर के दुर्ग से मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तथा भरतपुर से मैंने आप लोगों को चीजें समझाई थी। भरतपुर में एक झील है मोती झील, जो हमारे ज्योग्राफी से संबंधित है। और इस मोती झील का पानी ही इसके दुर्गों की खाइयों में आता है। कौन सी नहर की सहायता से आता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो एक बार मेरी झीलों वाली वीडियो जरूर देख लो, जिसमें मैंने मोती झील समझा रखी है। और उसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये प्रश्न पहली बार सुन रहे होंगे। अब वो प्रश्न कौन सा है कि भरतपुर का वह कौन सा शासक था जिसे ब्रजराज की उपाधि दी जाती थी? प्रश्न आप लोगों को समझ गया? भरतपुर का वह कौन सा शासक था जिसे ब्रजराज की उपाधि दी जाती थी? आप उस शासक का नाम बताइए तथा वह उपाधि उसे सवाई जय सिंह ने प्राप्त की थी। यह आमेर के शासक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मई जून में थोड़ी थोड़ी हुई तो हुई, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है तो सर्वाधिक जुलाई अगस्त महीने में होती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। प्रश्न है, हाथी गुफा, चंपा गुफा निम्न में से कहां पर स्थित है? झीलों के नाम दिए गए हैं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी झीलें पढ़ा रखी है। अगर आपके पास झीलों की नोट्स नहीं है तब आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपके नोट्स वहां से बन जाएंगे। और इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप इसे अपने 5 दोस्तों में तथा 3 ग्रुप में शेयर करिए, ताकि हमारा यूट्यूब परिवार और बढ़ता रहे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।